चलिए दोस्तों, आज प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। ये सितंबर माह का प्रतियोगिता दर्पण है, लेकिन चूंकि प्रतियोगिता दर्पण 2 महीना आगे का डेट जारी करता है, तो उसमें एक्चुअली सितंबर का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसमें जुलाई का करंट है। ठीक है, तो हम लोग जुलाई मंथ के करंट को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे इस सितंबर माह के प्रतियोगिता दर्पण के माध्यम से। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 64, ऑप्शन सी अनुच्छेद 65 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 67 ए। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 67 ए के तहत जो है हाल ही में जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अपना इस्तीफा सौंपा गया है। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानते हैं, इनको जो है पॉलिटी से रिलेटेड करते हुए। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किन्हें सौंपता है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। वहीं यदि बात करें उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के, तो राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है वो महाभियोग का प्रयोग करके। लेकिन यही वाइस प्रेसिडेंट की यदि बात करें, तो वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किनको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। और इनको जो है हटाने की जो प्रक्रिया है वह क्या है, तो इनको हटाने की प्रक्रिया है कि सबसे पहले राज्यसभा में विशेष बहुमत से जो है बिल पास होना चाहिए, विधेयक पास होना चाहिए। उसके बाद जो है लोकसभा में साधारण बहुमत भी उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तभी जो जाकर के उपराष्ट्रपति अपने पद से हटाए जाएंगे। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानते हैं। यदि बात करें जगदीप धनखड़ से संबंधित फैक्ट्स की, तो जगदीप धनखड़ से संबंधित देखिए इन्होंने क्या किया। 21 जुलाई 2025 को अपना त्यागपत्र सौंपता है। इसका कारण यदि बताने की बात करें, तो कारण इन्होंने क्या बताया, तो खराब स्वास्थ्य और चिकित्सा परामर्श का जो है इन्होंने हवाला दिया। यदि बात करें इनका कब निर्वाचित हुए थे, तो ये अगस्त 2022 में निर्वाचित हुए थे। ठीक है, कार्यकाल कब तक था इनका, तो अगस्त 2027 तक कार्यकाल था। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व जो वे थे क्या थे, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, कहाँ के राज्यपाल थे, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। और इससे संबंधित जगदीप धनखड़ साहब से संबंधित जो है गृह मंत्रालय का गजट अधिसूचना जो जारी होता है वह 22 जुलाई को जारी होता है कि उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, यदि श्री धनखड़ के कार्यकाल पद से जो है त्यागपत्र देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। श्री धनखड़ साहब क्या है कि कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र देने वाले किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये तीसरे क्रम के उपराष्ट्रपति है। किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, तो इन महत्वपूर्ण फैक्ट को याद रखना है कि ये तीसरे क्रम के उपराष्ट्रपति है जिन्होंने पद पर रहते हुए अपना इस्तीफा सौंपा है। ठीक है, इससे पहला कौन थे, तो पहला थे वीवी गिरी जिन्होंने 1969 में जो है इस्तीफा सौंपे थे। दूसरा है आर वेंकटरमन जिन्होंने 1987 में अपना इस्तीफा सौंपे थे। और ये दोनों के दोनों व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने हेतु ही वो इस्तीफा सौंपे थे। लेकिन जो है श्री धनखड़ जी जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने नहीं बल्कि ये स्वास्थ्य कारणों से जो अपना इस्तीफा सौंपे हैं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका निधन पद पे रहते हुए हुआ वो उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था कृष्णकांत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका निधन जो है पद पे रहते हुए उनका नाम क्या था, कृष्णकांत था, जिन्होंने जुलाई 2002 में अपना इस्तीफा सौंपा था। ठीक है, सॉरी, उनका निधन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बात करें इससे संबंधित न्यूज़ की, तो देखिए उपराष्ट्रपति पद रिक्त घोषित होने के साथ ही राज्यसभा के सभापति का पद भी अब रिक्त हो गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव अब शीघ्र ही चुनाव आयोग द्वारा कराया जाएगा। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव पूरे कार्यकाल के लिए होगा, न कि श्री धनखड़ के शेष कार्यकाल के लिए। ठीक है, जगदीप धनखड़ का कार्यकाल अभी 10 अगस्त 2027 तक था। अब जो भी नया उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर चुना जाएगा उनका कार्यकाल पूरे 5 वर्ष के लिए रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनको जो है यहाँ पे हमने स्लाइड के माध्यम से लगाना जरूरी समझा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि यह नीति नई शिक्षा नीति 2020 के साथ समन्वित है और स्कूलों में खेल को अनिवार्य शिक्षा भाग के रूप में शामिल करती है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि इसमें स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बोर्ड के गठन का प्रावधान है जो राष्ट्रीय खेल संघों की मान्यता और निगरानी करेगा।
तीसरा कह रहा है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए नीति में खेल आधारित स्टार्टअप्स, स्पोर्ट्स, पर्यटन और सार्वजनिक निजी भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है, और बताना है कि सही विकल्प कौन कौन है। तो दोस्तों यदि आप इस पर गौर किए होंगे कि हाल ही में जो है नए राष्ट्रीय खेल नीति जो 2025 जारी किया गया है, तो इसमें जो है यह नीति नई शिक्षा नीति 2020 के साथ समन्वित है और स्कूलों में खेल को अनिवार्य शिक्षा भाग के रूप में शामिल करती है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जबकि आप यहाँ देखेंगे कि इसमें स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बोर्ड के गठन का प्रावधान है। नहीं, इस प्रकार की किसी भी बोर्ड के गठन की बात इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नहीं की गई है। ठीक है। यदि तीसरा ऑप्शन की बात करें तो निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए नीति में खेल आधारित स्टार्टअप्स, स्पोर्ट्स, पर्यटन और सार्वजनिक निजी भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है। तो बिल्कुल दिया गया है, लेकिन किसी प्रकार के रेगुलेटरी बोर्ड का गठन नहीं किया गया, अर्थात ऑप्शन 2 गलत है। तो हम सही विकल्प को चयन करना है। तो केवल 1 और 3 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 1 और 3 ऑप्शन सी में है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानते हैं। यदि नई राष्ट्रीय खेल नीति की बात करें तो नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 जो जारी किया गया है, इसकी घोषणा कब हुआ या मंजूरी इनको कब मिला, 1 जुलाई 2025 को मिला। ठीक है। और यह वर्ष 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लिया है। किस नीति का स्थान लिया है, तो 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लिया है। और 5 प्रमुख स्तंभों पर यह आधारित है नई राष्ट्रीय खेल नीति। ठीक है। कौन कौन 5 प्रमुख आधार है, पहला है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, दूसरा है आर्थिक विकास के लिए खेल, तीसरा है सामाजिक विकास के लिए खेल, चौथा है जन आंदोलन के रूप में खेल, और पांचवा है शिक्षा के साथ एकीकरण, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुकूल है। ठीक है। तो ये 5 सिद्धांत प्रमुख याद रखना है। पहला कौन है, वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, दूसरा है आर्थिक विकास के लिए खेल, तीसरा है सामाजिक विकास के लिए खेल, चौथा है जन आंदोलन के लिए खेल, और पांचवा है शिक्षा के साथ एकीकरण। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिया जा सकता है कि नई राष्ट्रीय खेल नीति के प्रमुख स्तंभों में कौन जो है नहीं है या कौन सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि गगनयान को कब तक लॉन्च किए जाने की संभावना है, जिसके तहत भारत के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित निचली कक्षा में भेजा जाएगा। पहला पॉइंट तो यही है कि गगनयान के अंतर्गत कितने अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा, तो 3 अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा। और उनको कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाएगा, तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि यह कब तक प्रक्षेपित होने की संभावना है, तो ऑप्शन ए 2027 तक, ऑप्शन बी 2030 तक, ऑप्शन सी 2029 तक, या ऑप्शन डी 2028 तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2027 तक। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नमस्ते योजना के तहत कहाँ विशेष कार्यक्रम नमस्ते दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, या ऑप्शन डी मुंबई में। दोस्तों इसका सही आंसर जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होगा, ऑप्शन बी लखनऊ में हाल ही में जो है नमस्ते दिवस मनाया गया है। ठीक है। चलिए इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। चलिए देखते हैं नमस्ते योजना के से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। यदि इसके नमस्ते का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है। नमस्ते योजना का आयोजनकर्ता कौन है, तो इसका आयोजनकर्ता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना। ठीक है। और मानव मल के साथ सफाई कर्मचारियों के सीधे संपर्क को समाप्त कर सभी सफाई कार्यों को सुरक्षा उपकरण के माध्यम से करना ही नमस्ते योजना का प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किन्हें राज्यसभा सदस्य हेतु मनोनीत किया गया है। ऑप्शन ए हर्षवर्धन श्रृंखला को, ऑप्शन बी मीनाक्षी जैन को, ऑप्शन सी उज्ज्वल निकम को, ऑप्शन डी सदानंद मास्टर को, या ऑप्शन ई सभी को। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई सभी को, अर्थात हर्षवर्धन श्रृंखला, मीनाक्षी जैन, उज्ज्वल निकम और सदानंद मास्टर, इन सभी को जो है राज्यसभा में हाल ही में मनोनीत किया गया। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। यदि हर्षवर्धन श्रृंखला की बात करें तो ये पूर्व में विदेश सचिव रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, पूर्व विदेश सचिव। पूर्व में जो है ये विदेश सचिव रहे हैं। ठीक है। पूर्व विदेश सचिव। वहीं यदि मीनाक्षी जैन की बात करें तो ये कौन है, इतिहासकार है। मीनाक्षी जैन क्या है, इतिहासकार है। ठीक है। इतिहासकार है। और ये मनोनीत जो करते हैं राष्ट्रपति, वो किस आर्टिकल का प्रयोग करके, तो आर्टिकल 81A के तहत, आर्टिकल 81A के तहत जो है
मंत्रिमंडल की जो है संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में निवेश उत्सव 2025 मनाया गया कहाँ पे? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड में जो है हाल ही में निवेश उत्सव मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा विद्युत के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट विद्युत मुक्त देने की घोषणा की है। इससे राज्य के कितने परिवार लाभान्वित होंगे? सबसे पहली बात है कि बिहार सरकार द्वारा कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा किया गया है? तो 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का घोषणा किया गया है। लेकिन कहता है कि इनसे कितने राज्य के कितने परिवार लाभान्वित होंगे? ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 1.67 करोड़, ऑप्शन सी 2.67 करोड़, या ऑप्शन डी 3.67 करोड़। तो दोस्तों इससे जो है 1.67 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा कि हाल ही में कहाँ युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना के तहत सीएम प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। दोस्तों हाल ही में जो है इंटर्नशिप योजना के तहत सीएम प्रतिज्ञा योजना की बात करें तो ये बिहार में स्टार्ट हुआ है। चलिए इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यदि इस बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता व करियर संवर्धन के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए 7 निश्चय 2 के तहत, किसके तहत? 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा, अब यहाँ पे प्रतिज्ञा का हो सकता है आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए, तो सीएम प्रतिज्ञा का फुल फॉर्म क्या है? तो चीफ मिनिस्टर प्रमोशन ऑफ रेडनेस अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट्स फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट। ठीक है, योजना को मंजूरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की 1 जुलाई 2025 की बैठक में प्रदान दी गई। अब इससे आहर्ता देख लीजिए क्या है। इस योजना के तहत 12वीं पास या आईआईटी पास या डिप्लोमा धारक या स्नातक या स्नातकोत्तर पास युवाओं को 4000 से 6000 प्रति माह इंटर्नशिप के दौरान 3 से 12 माह तक राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, वहीं यदि 12वीं पास युवाओं के लिए बात करें तो ये 12वीं पास युवाओं के लिए यह राशि 4000 प्रति माह, आईटीआई पास या डिप्लोमा धारकों के लिए 5000 तथा स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवाओं के लिए राशि 6000 रुपया प्रति माह होगी। अपने गृह जिले से बाहर इंटर्नशिप करने पर 2000 रुपया प्रति माह तथा राज्य से बाहर करने पर जो है 5000 रुपया प्रति माह आजीविका में सहयोग के तौर पर जो है अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। इंटर्नशिप का यह लाभ राज्य के 18 से 28 वर्ष के युवाओं को उपलब्ध हो सकेगा। कितने वर्ष के युवाओं को उपलब्ध हो सकेगा? तो 18 से 28 वर्ष के युवाओं को। ठीक है, चलिए इससे संबंधित अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में कहाँ आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा दी जा रही आयु में 5 वर्ष की छूट को समाप्त कर दी गई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि अंगदान व देहदान करने वाले को अंतिम विदाई के समय पुलिस दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा कि हाल ही में कहाँ राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार में इस प्रकार की जो है सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की बात की गई है। तो इस आयोग में कितने होंगे? एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे तथा 5 सदस्य होंगे, अर्थात 7 सदस्यीय यह आयोग होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य होंगे और इनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि इस आयोग में क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। इनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं कि 12 जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए 5 देशों की यात्रा के दौरान किस देश के सांसद को
सांसद नहीं, संसद होगा यहाँ पे। क्या होगा यहाँ पे? संसद होगा। इस देश के संसद को संबोधित किया गया। ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी त्रिनिडाद और टोबैगो, ऑप्शन सी ब्राज़ील, या चौथा ऑप्शन है नामीबिया। और सही विकल्प के चयन करना है कि किस देश के संसद को संबोधित किया गया है। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि घाना के विशेष सत्र को संबोधित, घाना के संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया गया। वहीं यदि बात करें तो त्रिनिडाद और टोबैगो की बात करें तो इसके संयुक्त सभा को जो है यहाँ के संसद के संयुक्त सभा को संबोधित किया गया। यहाँ पे त्रिनिडाद और टोबैगो में, ठीक है। और यदि बात करें यहाँ की ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील के संसद को जो है नहीं संबोधित किया गया बल्कि नामीबिया को किया गया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1 और 2, 4 देखिए ऑप्शन डी में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2 और 4, अर्थात घाना, त्रिनिडाद और टोबैगो और नामीबिया के जो है संसद को प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में जो है संबोधित किया गया है। वहीं यदि बात करें तो 57 वर्षों के पश्चात हाल ही में जो है अर्जेंटीना की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हो गए हैं? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं कि 57 वर्षों के पश्चात जो है अर्जेंटीना की यात्रा की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ सम्मान दिया गया है कि कहाँ का सम्मान है, और दूसरा तरफ देश दिया गया है कि उस देश से सुमेलित है या नहीं। यदि बात करें दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है कि दी ऑफिसर ऑफ द, और ये सभी के सभी सम्मान किन्हें मिला है? तो भारतीय प्रधानमंत्री को मिला है हाल ही में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, घाना से संबंधित है। दूसरा ब्यूनस आयर्स की कुंजी, अर्जेंटीना से। ऑप्शन तीसरा का ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ब्राज़ील से। ऑप्शन चौथा का ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविट्सिया मिराबिलिस, नामीबिया से। और कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों आप यदि गौर कर रहे होंगे तो ये सभी के सभी क्या है? तो ये सभी के सभी सुमेलित है, अर्थात उपर्युक्त में से सभी हमारा सुमेलित है। और इन चीज़ों को याद रखना है कि ये सारे के सारे पुरस्कार कहाँ के हैं और प्रधानमंत्री जी को हाल ही में मिला है। ठीक है, चलिए यदि इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे कि तो इसके अतिरिक्त देखेंगे तो त्रिनिडाद और टोबैगो का सर्वोच्च पुरस्कार भी दी ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिडाद एंड टोबैगो से प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में ग्लोबल साउथ की सुदृढ़ता प्रदान करने की बात मोदी जी द्वारा त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा के दौरान कही गई, जिसमें किस विजन की बात कही गई है? ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी लुक ईस्ट, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए महासागर की बात कही गई है, महासागर विजन की बात की गई है। ठीक है, और यदि महासागर विजन की बात करें तो महासागर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो महासागर का फुल फॉर्म होता है म्यूचुअल होलिस्टिक। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, महासागर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो महासागर का फुल फॉर्म होता है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ ग्रोथ अक्रॉस रीजन, ये महासागर का फुल फॉर्म होता है। और बीपीएससी में प्रत्येक साल एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है, तो यही सब चीज़ों से वहाँ जो है फ्रेम करके क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इन फॉर्म को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में यूपीआई तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी नामीबिया, या ऑप्शन डी घाना। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी नामीबिया बना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हाल ही में जो मोदी जी द्वारा घाना और त्रिनिदाद टोबैगो आदि देशों की जो यात्रा किया गया है, तो उसमें कुछ हमारे जो है समझौते हुए हैं। तो उन समझौतों से संबंधित देखिए फैक्ट्स को यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जो घाना के साथ समझौता हुआ है वो क्या हुआ है? संस्कृति, मानक, स्टैंडर्ड्स, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्रों में 4 समझौते हस्ताक्षर हुए। कौन कौन? संस्कृति, मानक, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्रों में 4 समझौते हुए। ठीक है,
त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यदि बात करें तो यहाँ पे फार्माकोपिया, संस्कृति, खेल, राजनयिक प्रशिक्षण तथा हिंदी व भारतीय अध्ययन के लिए ICCR चेयर सहित 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। वहीं यदि बात करें यहाँ के प्रवासी भारतीयों के 6ठी पीढ़ी को OCI कार्ड देने की घोषणा भी भारत की ओर से की गई है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, क्योंकि अक्सर एग्जामों में देखा जाता है कि ये पूछ लिया जाता है कि हाल ही में फलना देश के यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किस प्रकार के समझौते नहीं हुए हैं, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक को छांटना होता है। तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये ब्राज़ील का भी यात्रा किया गया, तो ब्राज़ील से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। देखिए, भारत मार्कोसूर अधिनियम व्यापार समझौते के विस्तार पर चर्चा हुआ है। उसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में $20 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नामीबिया की बात करें तो स्वास्थ्य एवं उद्यमिता के क्षेत्र में 2 समझौता हुआ है, और भारत के नेतृत्व वाले आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की भी घोषणा की गई है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। दूसरा कथन दिया गया है 2025 में ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन रूस में संपन्न हुआ। तीसरा का स्टेटमेंट है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है। और चौथा दिया गया है ब्रिक्स में वर्तमान में 11 देश हैं और हमें सही कथन की चयन करना है। ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप लोग गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पे 2025 में ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन रूस में नहीं बल्कि कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में ब्रिक्स का जो सम्मेलन आयोजित हुआ है वह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ है। तो इस तरह से हमारे 2 ऑप्शन गलत है। बाकी ये ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन तीसरा भी सही है और चौथा भी, अर्थात 1, 3, 4 सही है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। तो ये याद रखना है कि हाल ही में जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ है। वहीं पे 16वां यदि पूछेगा तो 16वां वहाँ रूस में हुआ है 2024 में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ब्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। तो ब्रिक्स मीटिंग में वैश्विक प्रतिक्रिया क्या हुआ? तो पहलगांव आतंकी हमला की निंदा की गई। उसके बाद ईरान पर सेना हमलों की भी निंदा की गई। गाजा पट्टी के कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र का अविभाज्य हिस्सा मानते हुए फिलिस्तीन लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार एवं स्वतंत्र फिलिस्तीन देश का अधिकार देने की बात की गई। किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से समाधान इनका निकालने की बात की गई। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में भी सुधार की मांग वहाँ पे उठी। ठीक है। यदि ब्रिक्स की बात करें तो देखिए ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि ब्रिक्स 2025 के संदर्भ में यहाँ दिया गया है कि 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में पहले शिखर सम्मेलन के साथ आरंभ हुआ। ब्रिक्स जिसमें शुरुआत में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। 4 ही था, पहले ब्रिक ही था, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। और 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की एक अहम आवाज़ बन गया है। अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में हुए 15वें शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ने मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE को सदस्यता के लिए आमंत्रित किया, जिन्होंने 1 जनवरी 2024 को पूर्ण सदस्य के रूप में समूह में प्रवेश किया। इंडोनेशिया के जनवरी 2025 में शामिल होने के साथ ब्रिक्स अब 11 देशों का समूह बन चुका है, जो जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव के लिहाज से एक व्यापक वैश्विक मौजूदगी को दर्शाता है। लेटेस्ट कौन बना है? तो लेटेस्ट जो है हाल ही में इंडोनेशिया बना है, जिससे कि इनके सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। ठीक है। यदि हाल ही में जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ उसका थीम की यदि बात करें तो सबसे पहले देखिए 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में हुआ है 6 से 7 जुलाई 2025 को। इसका थीम क्या था? तो थीम था अधिक समावेशी और सतत वैश्विक शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना। ठीक है। यदि सदस्य देश की GDP की बात करें तो इस तरह से दिया गया, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विश्व की संयुक्त वैश्विक भागीदारी की यदि बात करें तो ये टोटल पॉपुलेशन में कितना योगदान देता है? तो ये 48.5% का योगदान देता है। पॉपुलेशन में कितना देता है? 48.5% का योगदान देता है। वहीं पे यदि बात करें भूमि क्षेत्र की, टोटल लैंड की बात करें तो टोटल लैंड की भूमि क्षेत्र की कितना देता है? टोटल लैंड में यदि बात करें तो वो 36% हिस्सेदारी देता है लैंड का। वहीं यदि बात करें GDP का
तो टोटल जीडीपी में कितना योगदान देता है ब्रिक्स, तो 39% देता है। कितना देता है? 39% देता है। और व्यापार की बात करें तो व्यापार में 25% देता है। मेन रूप से ये तीन चीज़ों को याद रखना कि पॉपुलेशन में कितना योगदान है 48.5% है, लैंड में कितना है 36% है, जीडीपी में कितना है 39% है। तो क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले बार हमने देखा कि G20 से संबंधित इस टाइप से क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा 69th में बना दिया गया था। तो ये अब की बार के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए में चीन के शंघाई में, ऑप्शन बी चीन के किंगदाओ में, ऑप्शन सी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, या ऑप्शन डी रूस के कजान में। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी चीन के किंगदाओ में जो है हाल ही में जो है शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन संपन्न हुआ है। चलिए इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। यदि इस मीटिंग की बात करें तो इसी परिप्रेक्ष्य में सम्मेलन के पश्चात जारी होने वाले संयुक्त घोषणा पत्र में इस आधार पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया भारत की ओर से। क्यों? क्योंकि उसमें पहलगाम आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं था, जबकि बलूचिस्तान में आतंकी वारदातों का उल्लेख उसमें था। भारत चाहता था कि आतंकवाद को लेकर के उसकी चिंताओं को घोषणा पत्र में सही तरीके से प्रदर्शित किया जाए। सर्वसम्मति न बनने के कारण रक्षा मंत्रियों का यह सम्मेलन संयुक्त बयान जारी किए बिना ही समाप्त हो गया है। ठीक है, भारत इसमें हस्ताक्षर नहीं किया है। चलिए इससे संबंधित और फैक्ट्स को जानते हैं कि मौजूदा अनिश्चित भू राजनीतिक परिदृश्य में एससीओ की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि एससीओ के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान देते हैं और दुनिया की आबादी में 40%। महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि जीडीपी में टोटल वैश्विक जीडीपी में कितना योगदान देता है एससीओ, तो जीडीपी में देता है 30%। और वहीं यदि पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में कितना देता है? पॉपुलेशन में इनकी एससीओ की जो हिस्सेदारी है वो 40% है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने फोन लीक के विवादित मामले में कितने समय के लिए कारावास की सजा सुनाई है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 12 माह। दोस्तों इसका सही आंसर जो है सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 6 माह की कारावास की सजा सुनाई गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की यदि बात करें तो कह रहा है कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए वाशिंगटन में, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी दी हैग नीदरलैंड्स। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी दी हैग नीदरलैंड्स में नाटो शिखर सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया गया है। ठीक है, यदि इसमें बात करें तो इसमें रूस के विरुद्ध रणनीति पर चर्चा एजेंडे में नहीं था। रूस यूक्रेन काफ़ी चर्चा में है, तो इसमें जो है नाटो का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें रूस के विरुद्ध रणनीति पे किसी भी प्रकार का कोई चर्चा नहीं था। और आगामी शिखर सम्मेलन जो नाटो का होने वाला है 2026 में वो कहाँ होगा? तुर्की में होगा। कहाँ होगा? तुर्की में होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी से संबंधित कुछ फैक्ट है कि इसमें क्या डिसीजन लिया गया। तो कहता है सदस्य देशों द्वारा अपने रक्षा व्यय में जीडीपी के 5% तक बढ़ाने का संकल्प था, जो मौजूदा 2% के लक्ष्य से दोगुने से अधिक है। स्पेन व स्लोवाकिया में विभाजित में नाटो महासचिव मार्क रूटे द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव के तहत सदस्य देशों को अपने जीडीपी का 3.5% सीधे सेना व हथियार पर खर्च करना होगा, जबकि 1.5% ऐसे कार्यों पर जो रक्षा से जुड़े हो। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में संवैधानिक न्यायालय के आदेश के चलते थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनवात्रा को निलंबित करने के बाद वहां कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए हुन मानेत को, ऑप्शन बी वेचा या चाई फुमथाम को, ऑप्शन सी अनवर इब्राहिम को, या ऑप्शन डी डोंग जून को। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर जो है वह है वेचा या चाई फुमथाम को वहाँ का जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। यदि हुन मानेत की बात करें तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो ये कंबोडिया के हैं। कहाँ के हैं? ये कंबोडिया के हैं। वहीं यदि बात करें अनवर इब्राहिम की तो ये कहाँ के हैं? तो ये मलेशिया के हैं। डोंग जून की बात करें तो ये रक्षा मंत्री है। कहाँ के? चीन के रक्षा मंत्री है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पहलगाम हमले में शामिल किसे अमेरिका द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया है? ऑप्शन ए टीआरएफ को, ऑप्शन बी बीआरएफ को, ऑप्शन सी सीआरएफ को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए टीआरएफ को जो है आतंकी संगठन घोषित किया गया है। चलिए इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। यदि बात करें इस संगठन की तो लश्कर के मुखौटा लश्कर
लश्कर के मुखोटा संगठन TRF ने जो है पहलगांव हमले के कुछ देर बाद ही इसकी जो है जिम्मेदारी ली थी। किसने लिया था? तो लश्कर के मुखोटा संगठन TRF ने पहलगांव हमले के कुछ देर बाद इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसने इनकार कर दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि अमेरिका द्वारा एक बार पुनः यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की गई, यह कब से प्रभावी होगा? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2025 से, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 2026 से, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2026 से, या ऑप्शन डी 1 जनवरी 2026 से। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अर्थात 31 दिसंबर 2026 से यह प्रभावी होगा। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। यदि अमेरिका द्वारा यूनेस्को से छोड़ने की बात की गई तो यह तीसरा अवसर है जब अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। ठीक है, कारण क्या बताया गया है अमेरिका द्वारा? तो पहला कारण बताया गया राष्ट्रीय हित अर्थात देश के हित में नहीं है। दूसरा कारण बताया गया कि यह संस्था इजरायली विरोधी बयानों को बढ़ावा देती है। और इन यूनेस्को का फुल फॉर्म आप देख लेते हैं तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? ऑप्शन ए 85वां है, ऑप्शन बी 80वीं, ऑप्शन सी 77वीं, ऑप्शन डी 75वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी 77वीं हो गया। इससे पहले जो था 50वीं था, लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट जुलाई माह में आया है उसके अनुसार 77वीं रैंक हो गया। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। यदि इसमें फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक जो प्राप्त किया वह सिंगापुर के प्राप्त किया है, और भारत जो प्राप्त सेकेंड रैंक प्राप्त किया है जापान और दक्षिण कोरिया। यदि भारत की बात करें तो ये 77वें रैंक है, और भारत इस तरह से वीज़ा मुक्त गंतव्य जो है 59 देशों में वीज़ा मुक्त गंतव्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में थाईलैंड व कंबोडिया के बीच सीमा तनाव ने भीषण युद्ध का रूप ले लिया, जिसे किसकी मध्यस्थता उपरांत विराम दिया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मलेशिया, या ऑप्शन डी वियतनाम। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मलेशिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सीमा मामले पर भारत और चीन के परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 34वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन ए बीजिंग में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी शंघाई में, या ऑप्शन डी मुंबई में। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में इस तरह की बैठक आयोजित हुई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मोदी जी ने भाग लिया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, या ऑप्शन डी मालदीव। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है शिरकत की गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण 736.3 अरब डॉलर था, जो GDP का कितना परसेंट है? सबसे पहली बात है कि मार्च 2025 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण कितना है? तो 736.3 अरब डॉलर। ये फैक्ट याद रखना है। ये GDP का कितना परसेंट है? ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी 17.5%, ऑप्शन सी 19.1%, या ऑप्शन डी 21.2%। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी 19.1% है, और टोटल विदेशी ऋण कितना है? 736.3 अरब डॉलर का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा नव्या क्या है? ऑप्शन ए युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम है, ऑप्शन बी एक अंतरिक्ष मिशन है, ऑप्शन सी स्वदेशी रडार है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है नव्या जो है युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम है। चलिए नव्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। यदि नव्या योजना की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किसके साथ मिलकर शुरू किया गया है? तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। ठीक है, यदि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण 16 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए यह योजना है। ठीक है, शुभारंभ कहाँ हुआ? तो शुभारंभ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हुआ है। वहीं पायलट पहल के रूप में 27 जिलों में लागू किया जाएगा। और नव्या का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? नर्ट्यूरिंग एस्पायरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे नव्या से संबंधित। चलिए इस अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत में खुदरा मुद्रास्फीति और थोक मुद्रास्फीति के बीच अंतर पर विचार करें। ऑप्शन पहला कथन कह रहा है कि खुदरा मुद्रास्फीति में वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतें सम्मिलित होती है, जबकि थोक मुद्रास्फीति केवल वस्तुओं की कीमत को मापता है। और दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि खुदरा मुद्रास्फीति सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं के जीवन यापन पर प्रभाव डालता है। तीसरा कह रहा है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण हेतु थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करती है और सही कथन की पहचान करना है। तो दोस्तों यदि आप गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए खुदरा मुद्रास्फीति में वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतें सम्मिलित होती है, जबकि थोक मुद्रास्फीति केवल वस्तुओं की कीमत को मापता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट करा है खुदरा मुद्रास्फीति सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं के जीवन यापन पर प्रभाव डालता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन यहाँ करा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण हेतु थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करती है। गलत बात है, ये थोक मूल्य सूचकांक का नहीं उपयोग करती है, बल्कि जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्थात उपभोक्ता मूल्य आधारित सूचकांक का उपयोग करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 3 गलत है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं, क्योंकि इससे संबंधित अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, यदि खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें तो इसको की गणना मासिक आधार पर की जाती है, और जून 2025 में जो खुदरा मुद्रास्फीति के रेट था वो कितना था? 2.10% था। और गणना हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? 2012 है। खुदरा मुद्रास्फीति के जो गणना की जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, इसकी जो है आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष है 2012। 11-12 नहीं, 2012 है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। यदि थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो ये मुद्रास्फीति की बात करें तो ये जून में जो था वो कितना थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति था? 0.13% था। वहीं पे खुदरा मुद्रास्फीति कितना था? 2.10% था। लेकिन यहाँ पे थोक मूल्य की बात करेगा तो थोक मूल्य हो जाएगा 0.13%। और आंकड़े को जारी करता कौन जारी करता है? तो केंद्र सरकार की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी किया जाता है। किस स्तर पे? तो मासिक स्तर पे। ठीक है, और इसका आधार वर्ष देखिए, इसका आधार वर्ष जो है 2011-12 है, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति का आधार वर्ष 2012 था, लेकिन थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का आधार वर्ष जो है वह 11-12 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अगला प्रश्न का क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में रोजगार संवर्धन हेतु प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब से लागू की गई है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2025 से, ऑप्शन बी 1 मई 2025 से, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2025 से, या ऑप्शन डी 1 अगस्त 2025 से। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी 1 अगस्त 2025 से इसे लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया, इसे कितने समय के लिए लागू किया गया है? ऑप्शन ए 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी जो है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 8 वर्ष के लिए। दोस्तों प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 6 वर्ष के लिए लागू किया गया है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। यदि इस योजना की बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना का उल्लेख जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025-26 के बजट में किया गया था, और 6 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना 2025-26 से 100 जिलों में लागू की जाएगी तथा योजना का क्रियान्वयन केंद्र सरकार के 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं व राज्यों की अन्य योजनाओं व निजी क्षेत्र की स्थानीय भागीदारी में किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशिष्ट योजना है। यह योजना कम फसल उत्पादकता वाले 100 जिलों में शुरू की जाएगी। इन जिलों को 3 प्रमुख संकेतक क्या है? पहला है कम उत्पादकता, दूसरा है कम फसल घनता, और तीसरा है अल्प ऋण वितरण के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले का चयन किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन पर 24,000 करोड़ सालाना खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रत्येक राज्य से कम एक जिले का चयन इसके अंतर्गत किया जाएगा। टोटल कितने जिला का चयन किया जाएगा? 100 जिला का। ठीक है, और ये 3 संकेतक पर आधारित है। कौन कौन है 3 संकेतक? पहला संकेतक है कम उत्पादकता अर्थात लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा है कम फसल सघनता अर्थात लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, और तीसरा है अल्प ऋण वितरण अर्थात लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल जून 2025 में भारत के वस्तुगत निर्यात
एवं आयतों में कितने प्रतिशत की क्रमशः वृद्धि वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 4.23% और 1.92%, ऑप्शन बी 1.92% और 4.23%, ऑप्शन सी 5.23% और 2.92%, ऑप्शन डी 0.92% और 3.023%। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1.92% और 4.23% की क्रमशः वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं जो हाल ही की रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। यदि वस्तुगत व्यापार की बात करें तो टोटल हमारा 2025-26 में वस्तुगत निर्यात कितना हुआ? 112.17 अरब डॉलर का हुआ है और इसमें वृद्धि कितना है? 1.92% की वृद्धि दर्ज की गई है। और आयात की यदि बात करें तो टोटल आयात कितना हुआ है? 179.44% की आयात हुआ है और इसमें 4.23% की टोटल वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। और वहीं पे यदि बात करें व्यापार शेष कितना हुआ तो वह हुआ 67.27 अरब डॉलर का हमारा जो है ट्रेड बैलेंस हुआ है। ठीक है। और सेवा में यदि निर्यात की बात करें तो 98.13% का जो है 198.13 अरब डॉलर का सेवा में निर्यात हुआ है जो कि 10.93% वृद्धि है। और आयात में जो है 51.18% अरब डॉलर का आयात किया गया जो कि 4.92% की वृद्धि है। और इसमें जो है ट्रेड बैलेंस की बात करें तो ये 46.95 रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 2025-26 में भारत में वृद्धि दर का पूर्वानुमान 6.7% से घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 6.3%, ऑप्शन बी 6.4%, ऑप्शन सी 6.5% या ऑप्शन डी 6.6%। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी 6.5%। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में भारत व यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते 24 जुलाई 2025 को किस नाम से हस्ताक्षरित हुआ है? सबसे पहली बात है कि कब हुआ है, ये चीज़ भी पूछा जा सकता है। ये हस्ताक्षरित हुआ है 24 जुलाई 2025 को। कब? 24 जुलाई 2025 को यह हस्ताक्षरित हुआ है। और कहता है किस नाम से हस्ताक्षरित हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CETA के नाम से जो है ये हस्ताक्षरित हुआ है। यदि CETA की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है इंडिया यूके कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। यदि इसकी फुल फॉर्म बात करें CETA के तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया यूके कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। वहीं इसके प्रभाव की बात करें कि ये हस्ताक्षरित होने के बाद जो है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका प्रभाव देखिए भारत के 99% निर्यात के लिए ब्रिटेन में शुल्क मुक्त पहुंच हो सकेगी। वहीं द्विपक्षीय व्यापार को 56 अरब डॉलर जो कि वर्तमान में है इसको 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और ब्रिटेन के उत्पादों पर भारत में औसत शुल्क 15% से घटकर 3% रह जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा SIR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड इंटेंसिव रिवीजन, ऑप्शन बी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ऑप्शन सी सब स्टैंडर्ड इंटेंसिव रिवीजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका SIR का पूर्ण रूप है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में हरियाणा का राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए असीम कुमार घोष को, ऑप्शन बी अशोक गजपति राजू को, ऑप्शन सी कविंद्र कुमार गुप्ता को या ऑप्शन डी बंडारू दत्तात्रेय को। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए असीम कुमार घोष को जो है हाल ही में हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और इससे पहले कौन थे हरियाणा का राज्यपाल? तो ये बंडारू दत्तात्रेय थे, अर्थात इन्हीं के स्थान पर जो है ये असीम कुमार घोष नियुक्त हुए हैं। यदि अशोक गजपति राजू की बात करें तो ये गोवा के राज्यपाल है। कहाँ के राज्यपाल है? गोवा के राज्यपाल हैं। और कविंद्र कुमार गुप्ता की बात करें तो ये लद्दाख के उपराज्यपाल है। कहाँ के? लद्दाख के उपराज्यपाल है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनें। ऑप्शन ए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत सेठ हैं, ऑप्शन बी हिंदुस्तान यूनिलीवर CEO सह MD पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला प्रिया नायर बनी है, ऑप्शन सी राव के नए प्रमुख R दोराई स्वामी है, ऑप्शन डी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्र बनी है। दोस्तों हमें असत्य कथन की पहचान करना है, तो आप लोग यदि गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि रॉ के नए प्रमुख R दोराई स्वामी नहीं बने हैं, बल्कि रॉ के नए प्रमुख कौन है? ये
पराग जैन बने हैं। रॉ के नए प्रमुख पराग जैन बने हैं। कौन बने हैं? पराग जैन। वहीं यदि आर दोराईस्वामी की बात करें तो इन्हें जो है LIC के MD प्लस CO नियुक्त किया गया है। LIC के MD प्लस CO नियुक्त किया गया किन्हें? आर दोराईस्वामी को, जबकि जो है रॉ के नए प्रमुख के रूप में पराग जैन को नियुक्त किया गया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी, कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विभू बाखरू को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी कह रहा है झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। तो चूंकि हमें सत्य कथन की पहचान करना है तो दोस्तों ये हाल ही में जो नियुक्ति की गई है सभी के सभी कथन क्या है? सही है। यदि बात करें पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इससे पहले वहीं पे कार्यरत थे। यदि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इन्हें जस्टिस संजीव सचदेवा को जो है नियुक्त किया गया। और ये सभी के सभी क्या है? ये प्रोन्नति से भरे गए पद है। जो पहले जो है वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे उन्हें जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विभू बाखरू बनाए गए हैं, जो ये इससे पहले कहाँ के थे? ये दिल्ली हाईकोर्ट के जो हैं दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को बनाया गया है, जो हिमाचल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। कहाँ के थे? ये हिमाचल हाईकोर्ट के जो है वरिष्ठ न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने जो है टोटल 38 प्रश्न क्या है, अब इसका एक सेशन और कल आएगा और हमारा जो है पूरा का पूरा अपने जुलाई माह का जो है करंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।